हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके का सेट नंबर 3। 5 सेट हम प्रैक्टिस करेंगे स्टैटिक जीके के कोर्स में। 2 सेट में अपलोड कर चुका हूं और ये है सेट नंबर 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ है? ठीक है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कुंडनकुलम में है। और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं भवानी, ये चेन्नई में है। कौन सा सही मैच नहीं है? ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं हमारे न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, राइट? तो इनमें जो सही मैच नहीं है वो है ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी सेंटर जो है एटॉमिक रिसर्च के लिए, वो कुंडनकुलम में नहीं है, वो कलपक्कम में है। ठीक है, जगह का फर्क है। कलपक्कम और कुंडनकुलम 2 हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, लेकिन वो कलपक्कम में है, कुंडनकुलम में नहीं है। इनमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य अभयारण्य ऐसा है, वन्य विहार या वन्य अभयारण्य, जो राजस्थान में नहीं है? हिंडौलगढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या सज्जनगढ़। तो ये चारों नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें जो राजस्थान में नहीं है वो है हिंडौलगढ़। तो हिंडौलगढ़ कहां है? हिंडौलगढ़ है गुजरात में। बाकी कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बना दिया गया है सरकार के द्वारा। नाहरगढ़ भी और सज्जनगढ़ भी राजस्थान में है। हिंडौलगढ़ जो है वो गुजरात में है। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ है? यहां पे मंदिर दिए हैं और इस तरफ जो है वो राज्य दिए हैं। भोरम देव का मंदिर जो है वो छत्तीसगढ़ में है। दिलवारा मंदिर जो है वो राजस्थान में है। सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर उत्तर प्रदेश में है। और अयप्पा मंदिर जो है वो केरल में है। कौन सा सही मैच नहीं है? भोरम देव का मंदिर छत्तीसगढ़ में है, ये ठीक है। दिलवारा मंदिर जो है ये माउंट आबू में है, जो कि एक हिल स्टेशन है। इनफैक्ट एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान में, ये भी ठीक है। सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर जो है ये यूपी में नहीं है। ठीक है, ये कहां है? ये तेलंगाना में है। तो ये तेलंगाना में है सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर। और अयप्पा मंदिर जो है वो केरल में है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा ऐसा त्योहार है जो आंध्र प्रदेश को बिलोंग नहीं करता? ठीक है, तो आपको बेस्ट आंसर मार्क करना है इसके अंदर। सबसे पहले बन्नी फेस्टिवल। बन्नी फेस्टिवल बिल्कुल आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है, वन ऑफ द मेन फेस्टिवल। श्रीवरी ब्रह्मोत्सवम, उगड़ी या बतुकम्मा। देखो, इनमें जो फेस्टिवल है बतुकम्मा फेस्टिवल जो है ये तेलंगाना का है। ठीक है, आंध्रा में भी मनाया जाता है, लेकिन मेन फेस्टिवल नहीं है वहां का। तो इसका आंसर हो गया बतुकम्मा। उगड़ी जो है ये हम न्यू ईयर को बोलते हैं, तेलुगु न्यू ईयर को, तो ये भी आंध्र प्रदेश का है। श्रीवरी ब्रह्मोत्सवम आंध्र प्रदेश का सबसे मेन फेस्टिवल है। श्रीवरी ब्रह्मोत्सवम जो है ये भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में मनाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस टेम्पल है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल चित्तूर में। तो श्रीवरी ब्रह्मोत्सवम सबसे मेन फेस्टिवल है आंध्र का। तो आंसर हो गया इसका बतुकम्मा, क्योंकि बतुकम्मा है तेलंगाना का। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया हुआ है? सोलंग फेस्टिवल, तो यहां पे फेस्टिवल के नाम दिए हैं और यहां पे राज्यों के नाम दिए हैं। सोलंग फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। रेणुका जी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में। हल्दा फेस्टिवल जो है वो हिमाचल प्रदेश में। और सरहोल जो फेस्टिवल है वो बिहार में। तो कौन सा सही मैच नहीं है? सोलंग फेस्टिवल अरुणाचल में, ये ठीक है। रेणुका जी फेस्टिवल हिमाचल में, ये भी ठीक है। हल्दा फेस्टिवल हिमाचल में, ये भी ठीक है। सरहोल फेस्टिवल जो है ये झारखंड का है, बिहार का नहीं है। तो इसका आंसर हो गया सरहोल। सरहोल फेस्टिवल मेन फेस्टिवल है झारखंड का। इनमें से कौन से भारत के राज्य में छौ डांस नहीं किया जाता? ठीक है, छौ डांस। छौ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डांस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये डांस कहां पे नहीं किया जाता? झारखंड में, ओडिशा में, यूपी में या वेस्ट बंगाल में? देखते हैं। देखो, छौ डांस जो है भारत में 3 जगह करा जाता है, और तीनों जगह अलग अलग तरह का छौ होता है। एक होता है सरायकेला छौ, जो झारखंड में होता है, तो झारखंड में तो किया जाता है। उसके बाद होता है मयूरभंज छौ, जो ओडिशा में किया जाता है, तो ओडिशा में भी किया जाता है। फिर होता है पुरुलिया छौ, तो पुरुलिया वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाता। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा फोक डांस है जो मध्य प्रदेश का नहीं है? मध्य प्रदेश का नहीं है लोक नृत्य। सबसे पहले माच, फिर है मटकी, फिर है चरकुल और फिर है गिरिदा। इनमें मध्य प्रदेश का जो नहीं है वो है चरकुल। चरकुल जो होता है ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा फेमस है ये चरकुल। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और
इसमें बेसिकली क्या है, 108 दिए जो लैंप होते हैं, ऑयल लैंप, वो सर पे रख के फिर बैलेंस किए जाते हैं और फिर डांस किया जाता है। तो चरकुल डांस जो है यूपी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश का नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन सी। तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, जो गंगई कोंडा टेम्पल है, यानी बृहदेश्वर दो हैं, एक तंजावुर में और एक गंगई कोंडा, और ऐरावतेश्वर टेम्पल, इनको तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, गंगई कोंडा में जो बृहदेश्वर है, और ऐरावतेश्वर, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, इन्हें पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल बोलते हैं, या ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स बोलते हैं, या होयजला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं, या महाबलीपुरम ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन्हें बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल जो है ये कर्नाटका में है, राइट, कर्नाटका में है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो है वो यही है, तो इसका आंसर है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। इन्हें हम ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल बोलते हैं और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। होयजला ग्रुप ऑफ टेम्पल जो है ये भी कर्नाटका में है, और महाबलीपुरम जो है ये तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो इसका आंसर है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, क्योंकि चोल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। इनमें से कौन सा ऐसा राजस्थान का किला है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? आपको पता होगा कि राजस्थान में बहुत सारे किले हैं जिन्हें मिलाकर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं, राइट, क्योंकि सीरियल नॉमिनेशन है। तो उनमें कौन सा नहीं है? रणथंबोर का किला, गागरोन किला, जयगढ़ का किला, या आमेर का किला, इनमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? देखो, राजस्थान के जो किले हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो हैं जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्तौड़ का जो किला है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ हो गया, राइट, फिर रणथंबोर हो गया जो सवाई माधोपुर में है, रणथंबोर का किला, तो रणथंबोर तो है। फिर गागरों हो गया झालावाड़ में, ये भी है। फिर हो गया आमेर का किला, तो आमेर का किला जो है जयपुर में है, ये भी है। और जैसलमेर का किला, तो जयगढ़ का किला नहीं है। तो आंसर है इसमें ऑप्शन सी, जयगढ़ का किला। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। इनमें से कौन सा आम है जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है? यानी आम की किस मैंगो की वैरायटी कौन सी है जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती है? वनराज, हिमसागर, केसर, या दशहरी? तो इनमें से कौन सा आम है जो यूपी में खाया जाता है, मतलब यूपी में पैदा होता है? देखो, वनराज जो आम है ये गुजरात का है, हिमसागर जो है ये वेस्ट बंगाल का है, केसर आम जो है ये भी गुजरात का है, गुजरात का सबसे फेमस केसर आम होता है, और दशहरी यूपी का है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी दशहरी। यहां पे एक फोटो दिखाता हूं आपको, ये फोटो काफी फेमस हुई थी। तो इसमें वैसे तो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, सारे इसमें कवर्ड नहीं है, लेकिन कुछ हैं इसमें, जैसे अल्फोंसो महाराष्ट्र का है, तोतापुरी कर्नाटका, बंगनापल्ले आंध्रा, दशहरी आम यूपी। यूपी के और भी हैं जैसे अंबिका, लंगड़ा, ये भी यूपी के हैं। हिमसागर वेस्ट बंगाल, और इसमें और भी हैं वनराज जैसे गुजरात, स्वर्ण रेखा आंध्रा, चौसा आम हिमाचल और बिहार, एटसेट्रा। तो ये कुछ आम है, बाकी और भी बहुत तरह के आम होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट्स एंड क्रॉप्स, स्टेट्स एंड फ्रूट्स, इंपॉर्टेंट फ्रूट्स भी पता होने चाहिए, कौन सा फ्रूट कहां का है। इनमें से कौन सी फसल है जो जायद क्रॉप नहीं है? ये जायद क्रॉप क्या होती है? तो भारत में 3 तरह की क्रॉप होती है, एक होती है खरीफ, एक होती है रबी, और एक होती है जायद, राइट। जायद सीजन होता है खरीफ और रबी के बीच में, यानी जब रबी खत्म होता है और खरीफ शुरू होने से पहले बीच में जायद होता है, यानी मार्च से लेकर जुलाई तक जो सीजन होता है वो होता है जायद। खरीफ जो होता है वो जुलाई से लेकर अक्टूबर के आसपास, और रबी जो होता है वो नवंबर से लेकर मार्च तक। तो ये हमारे 3 सीजन होते हैं इंडिया में। तो इनमें से कौन सी जायद क्रॉप नहीं है? रेपसीड, पंपकिन, कुकम्बर, या बिटर गार्ड? तो इसका आंसर है रेपसीड। रेपसीड और मस्टर्ड जो है ये रबी क्रॉप होती है, ठीक है। रेपसीड मेन रबी ऑयल सीड होता है, रबी क्रॉप। फिर पंपकिन यानी कद्दू, कुकम्बर जो होता है खीरा, और बिटर गार्ड, ये तीनों जो है ये जायद क्रॉप्स हैं। इनमें से कौन सा मंदिर ऐसा है जिसे ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा, भगवान जगन्नाथ का मंदिर ओडिशा में, लिंगराज का मंदिर ओडिशा में, राजरानी मंदिर भी ओडिशा में, और कोणार्क का मंदिर भी ओडिशा में। तो इन चारों में से कौन सा मंदिर है जिसे ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं? तो आंसर है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल जो है इसे ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, और जगन्नाथ का जो मंदिर है इसे व्हाइट पगोड़ा बोलते हैं। तो ये दोनों याद रखिए, व्हाइट पगोड़ा और ब्लैक पगोड़ा। इनमें से कौन सा हैंडीक्राफ्ट है यानी हस्तशिल्प है जो हरियाणा को बिलोंग करता है? ठीक है, सरकंडा क्राफ्ट, पिपली एप्लिक वर्क, चंदेरी फैब्रिक, या अजरक टेक्सटाइल? इनमें से हरियाणा को कौन सा हैंडीक्राफ्ट बिलोंग करता है? तो याद रखिए सरकंडा क्राफ्ट।
सरकंडा बेसिकली एक पौधा होता है, इससे बैम्बू जैसी वो मिलती हैं और उससे फिर हरियाणा में बैठने की चीजें बनाई जाती हैं, चटाई बनाई जाती है, दरी बनाई जाती है, कालीन वगैरह टाइप की चीजें होती हैं, वो सरकंडा के पौधे से मिलने वाली लकड़ी से बनाई जाती हैं। पिपली वाला जो ये है ये ओडिशा का है, पिपली एपेलिक वर्क जो होता है। चंदेरी फैब्रिक मध्य प्रदेश का है और अजरक होता है कच्छ में, गुजरात में। इनमें से कौन सा एलिफेंट रिजर्व है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं है, पूर्वोत्तर भारत में नहीं है? कौन सा एलिफेंट रिजर्व? सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, लेमरू एलिफेंट रिजर्व या कामेंग एलिफेंट रिजर्व? तो सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व जो है ये कहां है? ये असम में है। चिरांग रिपू भी असम में है, लेमरू छत्तीसगढ़ में है और कामेंग एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा नहीं है? तो आंसर है लेमरू। लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता। इनमें से कौन सा राज्य है भारत का जहां पे सानखेड़ा फर्नीचर फेमस है? सानखेड़ा फर्नीचर भारत में किस राज्य से आता है? वेस्ट बंगाल, गुजरात, ओडिशा या झारखंड? तो सानखेड़ा फर्नीचर आता है गुजरात से। काफी फेमस फर्नीचर है गुजरात का सानखेड़ा फर्नीचर। इनमें से कौन सा सही मैच किया हुआ है? तो यहां पे नदी के नाम दिए हैं और शहर के नाम दिए हैं जिसके वो किनारे हैं। कौन सा सही मैच है? ठीक है, बद्रीनाथ जो है वो भगीरथी नदी के किनारे है, बद्रीनाथ। मुर्शिदाबाद जो है वो भगीरथी नदी के किनारे है। मदुरई जो है वो कावेरी नदी के किनारे है, या नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो पहले देखते हैं, बद्रीनाथ जो है वो भगीरथी नदी के किनारे नहीं है, वो अलकनंदा नदी के किनारे है। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है और ये भगीरथी नदी के किनारे है, हाँ ये ठीक है। लेकिन आपको यहां पे मैं बता दूं कि ये हुगली भगीरथी वाला है। ये भगीरथी नदी और ये भगीरथी नदी जो है दोनों अलग हैं, राइट। एक भगीरथी तो वो है जो देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बनाती है, वो नदी भगीरथी बोलते हैं उसको भी, लेकिन वो अलग है। और ये जो मुर्शिदाबाद वाली है इसको बोलते हैं हुगली भगीरथी सिस्टम। तो हुगली भगीरथी सिस्टम बोलते हैं, तो ये भगीरथी जो है वो अलग है, राइट। तो ये बेसिकली एक तरह से गंगा को ही यहां पे हुगली भगीरथी बोलते हैं, तो ये एक तरह से अलग है। और मुर्शिदाबाद भगीरथी के किनारे है, ये बिल्कुल ठीक है। ये भगीरथी जो है बेसिकली हुगली भगीरथी सिस्टम बोलते हैं। मदुरई कावेरी नदी के किनारे नहीं है, मदुरई वैगई नदी के किनारे है। मदुरई जहां पे मीनाक्षी टेम्पल है, तो इसमें इसका आंसर है मुर्शिदाबाद भगीरथी। गोल गुंबद जो है बीजापुर में, गोल गुंबद, राइट, ये कौन से वंश से एसोसिएटेड है? गोल गुंबद बीजापुर, तो बीजापुर आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं डेक्कन सल्तनत की। तो डेक्कन सल्तनत में बीजापुर में कौन सी डायनेस्टी थी? बीजापुर में आपके ऑप्शंस हैं आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही या इमाद शाही। तो डेक्कन सल्तनत में 5 एम्पायर मैंने आपको बताए थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार और बीदर। तो आदिल शाही जो है ये बीजापुर की है, तो आंसर है ऑप्शन ए आदिल शाही। निजाम शाही कहां की है? निजाम शाही कहां की है? अहमदनगर, महाराष्ट्र। कुतुब शाही है गोलकोंडा, और इमाद शाही जो है ये है इमाद शाही बेरार की, राइट। और बीदर बच गया, तो बीदर में कौन सी है? बीदर की डायनेस्टी है बरीद शाही, बरीद शाही। तो 5 शाही है, 5 किंगडम है, इसको बोलते हैं डेक्कन सल्तनत। तो आंसर है आदिल शाही। आदिल शाही का मौजोलियम है गोल गुंबद। इनमें से कौन सा ज्वालामुखी है जो एशिया में है? ये 4 जो ज्वालामुखी हैं चारों अपने अपने महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी हैं, राइट। माउंट एल्ब्रस, माउंट दमावंद, माउंट गिलोवे या माउंट सिडले। तो इनमें से बताना है कौन सा एशिया में है। तो इनमें से जो एशिया में है वो है माउंट दमावंद। माउंट दमावंद ईरान में है, ईरान में है। माउंट गिलोवे कहां है? माउंट गिलोवे जो है ये पपुआ न्यू गिनी में है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आता है वो, पपुआ न्यू गिनी। और माउंट सिडले जो है ये कहां है? माउंट सिडले अंटार्कटिका में है। माउंट एल्ब्रस यूरोप में है, रशिया में आता है माउंट एल्ब्रस, तो वो यूरोप में आता है। एशिया में जो आता है वो है माउंट दमावंद ईरान में। इनमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो सही मैच नहीं किया हुआ है अपनी लोकेशन के साथ? गोरखपुर हरियाणा, जैतापुर महाराष्ट्र, चुटका राजस्थान या हरिपुर वेस्ट बंगाल। याद रखिए इनमें से कई बने नहीं है, इनमें से सिर्फ जैतापुर जो है वो बना हुआ है, बाकी अभी बने नहीं है, सिर्फ प्रपोज्ड है। तो गोरखपुर हरियाणा ये बिल्कुल ठीक है। ये गोरखपुर यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा वाला गोरखपुर है, फतेहाबाद के पास। तो ये गोरखपुर हरियाणा में बनेगा, अब बनेगा नहीं बनेगा वो पता नहीं, लेकिन प्रपोज्ड है, ये ठीक है। लेकिन जैतापुर महाराष्ट्र ये ठीक है, महाराष्ट्र में 2 हैं, जैतापुर और तारापुर। फिर चुटका राजस्थान, नहीं ये गलत है। चुटका जो बनेगा वो राजस्थान में नहीं, वो मध्य प्रदेश में बनेगा। राजस्थान में है रावत भाटा।
और हरिपुर वेस्ट बंगाल, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, छुटका राजस्थान। इनमें से भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? आपके ऑप्शंस ये हैं, कामिनी, सिरस, अप्सरा या मैत्री। तो सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो था अप्सरा, और सिरस जो था वो था भारत का दूसरा। सिरस दूसरा था, अप्सरा पहला था। इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता? यानी भारत के अंदर तो बायोस्फीयर रिजर्व है लेकिन यूनेस्को उसे नहीं मानता, यूनेस्को रिकॉग्नाइज नहीं है। तो भारत में 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को वर्ल्ड डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। जो 12वां बना था वो था पन्ना, मध्य प्रदेश का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपके ऑप्शन है ये, सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि ओडिशा में है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो अरुणाचल और असम पे दोनों जगह है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, या नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो मेघालय में है। तो इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क में नहीं है? तो आपका आंसर है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ये नहीं है और बाकी तीनों है, सिमलीपल भी है, पंचमढ़ी भी है और नोकरेक भी है। इनमें से कौन सा भारत का शहर है जिसे राजा कांति देव ने बसाया था? राजा कांति देव के द्वारा कौन सा शहर बसाया गया था? कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद या सूरत। तो राजा कांति देव ने जो शहर बसाया था वो है कानपुर, और जब बसाया था तो उसका नाम था कोहना, बाद में पलट के हो गया था कानपुर। तो आंसर है कानपुर। ये प्रयाग के राजा थे, राजा कांति देव। इनमें से कौन सी गंगा नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है? ठीक है, गंगा नदी आप जानते हैं, जब गंगा नदी बहती है ऐसे तो उसमें से लेफ्ट बैंक क्या हो गई, क्योंकि गंगा इस तरफ बह रही है तो लेफ्ट बैंक हो गया ये, यानी जो ऊपर से आएगी वो लेफ्ट बैंक हो गई और जो नीचे से आएंगी वो राइट बैंक हो गई। तो गोमती, घाघरा, कोसी या सोन नदी। तो गोमती जो है आप जानते हैं ये ऊपर से आती है यानी लेफ्ट बैंक से आती है, घाघरा, कोसी और गंडक ये नेपाल से आती है यानी अगेन लेफ्ट बैंक से आती है, सोन नदी नीचे से आती है अमरकंटक से। तो इसका आंसर हो गया सोन नदी। सोन नदी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, सोन नदी जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इनमें से कौन सा एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं है? ठीक है, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। कैंपस, लियानोस, प्रेरीज या सवाना। तो सवाना तो है ही, क्योंकि सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को ही सवाना टाइप बोलते हैं, अफ्रीका में है मेनली। प्रेरीज जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में ठंडी जगह पे हैं ये, रिलेटिवली टेम्परेट जोन में आते हैं। तो प्रेरीज नहीं है, प्रेरीज टेम्परेट है, ट्रॉपिकल नहीं है। तो आंसर है प्रेरीज। और कैंपो साउथ अमेरिका में है और लानोस भी साउथ अमेरिका में है, ये भी ट्रॉपिकल है। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? H.J. कानिया, G.V. मवलांकर, सुकुमार सेन या पिनाकी चंद्र घोष? बताइए। तो H.J. कानिया कौन थे भारत के पहले? ये चीफ जस्टिस थे, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे H.J. कानिया। G.V. मवलांकर जो हैं ये कौन थे? ये भारत के पहले लोकसभा के स्पीकर थे। सुकुमार सेन आंसर है, तो सुकुमार सेन भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। ये दो किताबें किसने लिखी हैं, किस भारत के व्यक्ति ने लिखी हैं? एक का नाम है द आइडिया ऑफ जस्टिस और दूसरी है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। द आइडिया ऑफ जस्टिस एंड डेवलपमेंट एज फ्रीडम, वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन, VS नायपॉल या अमर्त्य सेन। वर्गीस कुरियन जो है ये इन्होंने अमूल वो किया था, बसाया था। वर्गीस कुरियन जो है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं इंडिया में, दूध क्रांति के पिता, और इनका बर्थडे ही हम नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। MS स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोलते हैं, MS स्वामीनाथन। VS नायपॉल महान लेखक थे जिन्होंने किताब लिखी जैसे हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास या फिर अ बैंड इन द रिवर। तो इसका आंसर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज मिला था इन्हें इकोनॉमिक्स के लिए, इन्होंने ये दो किताबें लिखी हैं, द आइडिया ऑफ जस्टिस और डेवलपमेंट एज फ्रीडम। एक किताब और इनकी याद रखिए, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में है? कोरिंगा, तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा या छत्तीसगढ़? तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये मेनली बर्ड्स के लिए फेमस है, खास तौर पे जो वल्चर है, वल्चर कंजर्वेशन भी यहां पे किया जाता है। बहुत ही दुर्लभ वल्चर यानी गिद्ध यहां पे पाए जाते हैं। ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश में। तो आंसर है ऑप्शन बी। हैफलॉन्ग नाम का हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में आता है? हैफलॉन्ग, सिक्किम, असम, अरुणाचल या नागालैंड? हैफलॉन्ग हिल स्टेशन कहां है? हैफलॉन्ग हिल स्टेशन आता है असम में। यह असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में आता है।
दीमा हसाओ। फील्ड्स मेडल ये मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है, इसे मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज बोलते हैं, इसे भी और एबल प्राइज को भी। तो ये कौन देता है? फील्ड्स मेडल किसके द्वारा दिया जाता है? इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा, IMU, नॉर्वे के राजा के द्वारा, UAE के क्राउन प्रिंस के द्वारा, या नेदरलैंड के राजा के द्वारा। फील्ड्स मेडल याद रखिए, फील्ड्स मेडल दिया जाता है इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा, और नॉर्वे के राजा के द्वारा दिया जाता है एबल प्राइज। एबल प्राइज, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, एबल प्राइज दिया जाता है नॉर्वे के किंग के द्वारा। सो ये था हमारा सेट नंबर 3। ठीक है, सेट नंबर 3 था, ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली 5 सेट आएंगे। और एक चीज बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को, सारे क्वेश्चंस को पहले पॉज करके खुद अटेम्प्ट करें, तभी आपको पता चलेगा आपको कितना आता है। वरना जैसे आपने इंफॉर्मेशन बाकी वीडियोस में ली है, इसमें भी ले ली, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें, हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को रोकें और खुद चेक करें कि आपको कितना आता है। तभी तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन आप सुन लेते हैं तो वो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो आपको सब आसान लगेगा, लेकिन आसान नहीं है। इसमें मेरे को लगता नहीं कि आप 30-35% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं इस वाले स्टैटिक जीके के वीडियो में। अगर आप अच्छे से अपने ऑनेस्टली करेंगे और पूरा पढ़ के करेंगे, तभी आप अपने आप का आकलन कर पाएंगे। और वरना तो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेते रहेंगे, आप 1000 वीडियोस भी देख लेंगे तो भी फायदा नहीं होगा। तो 2 वीडियो और बचे हैं इस सीरीज में, प्रीमियम बच्चों के लिए जो है, और मैं चाहूंगा कि आप पूरी ईमानदारी के साथ जो है उन्हें अटेम्प्ट करें। तो मिलते हैं फिर स्टैटिक जीके के सेट 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।